हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया करना है वो हमारे पास है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसका एक पार्ट जो है हम कर चुके हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली हमारे पास है क्या? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 3 ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। हमारे पास वो रिएक्शन जिनका रेट जो है 3 रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, तो वो हमारे पास होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के 3 डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। एक हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास सारे जितने भी 3 रिएक्टेंट हैं उनका कंसंट्रेशन सेम हो, ठीक है। तो एक टाइप ये हो गया जो कि हम लास्ट वीक में कर चुके हैं। सेकंड हमारे पास ये आ जाता है कि 2 रिएक्टेंट जो है, कोई से 2 रिएक्टेंट, उनका कंसंट्रेशन सेम हो और थर्ड वन का रिएक्शन कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप आ गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, जो कि आज हम डिराइव करेंगे। अच्छा, फिर इसका जो है थर्ड जो हमारे पास टाइप आती है, उसमें ये होता है कि जो तीनों रिएक्टेंट है, तीनों का कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के। ये थोड़ा सा लेक्चर जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लास्ट वन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था और ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि समझाने की कोशिश करूंगी, अल्लाह करे आप लोगों को समझ आ जाए और इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को समझ भी आ जाए। अच्छा, इन टुडे लेक्चर हमारे पास कंटेंट क्या है? इंट्रोडक्शन टू थर्ड ऑर्डर reaction kinetics when the 2 reactants are same while third one different, mathematical equation है and data interpretations है, और लास्ट में हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इसको हम अभी डिटेल से पढ़ते हैं। In third order reaction, when the 2 reactants are same while the third one different, then the rate of the reaction is proportional to the sum of the reactant concentration raised to the power unity. The third order reaction can be represented. अच्छा, अब हमारे पास क्या है? मैंने आपको कहा कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन सब में एक चीज जो है वो सेम है। वो क्या है कि रेट जो है वो डिपेंड करता है 3 रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। अब हमने जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी, मतलब जो 3 डिफरेंट रिएक्टेंट यूज हुए थे, उन तीनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट था। आज हमारा जो है, इसमें ये जो 2 आपको नजर आ रहे हैं, ए एंड ए, both of they have same concentration while the third one, this C, have different concentration, ठीक है। तो ये आज हमारा जो है लेक्चर है और ये सब मिल के हमारे पास क्या कन्वर्ट होके प्रोडक्ट P बनाते हैं। सो दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ऑफ सेकेंड टाइप, इसको हम कह सकते हैं सेकेंड टाइप है। अब अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन, हम ये कह सकते हैं कि रेट जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट क्या है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये क्या है? रेट लॉ की डेफिनेशन है। अब रेट को जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं? द चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम। तो ये हमारे पास क्या है? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर द रेट, और ये हमारे पास ए एंड सी ये आपको शो कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी। ये डिफरेंट कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। अच्छा, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इक्वालिटी में चेंज किया, तो हमारे पास क्या आ गया? जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या रिएक्शन कांस्टेंट जो है के आ गया। सो दिस के इज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है, एंड हियर इन दिस एक्सप्रेशन वी कैन से दैट दिस इज द रेट कांस्टेंट for the third order reaction in which the 2 of the reactants have the same concentration while the third one have different concentration, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डेफिनेशन है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। वी कैन आल्सो से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑफ यूनिटी, ठीक है।
अच्छा, अब ये हमने देख लिया, ये हमारे पास है रेट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हमें ये पता है कि जो हमारे पास ये A जो है, ये हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A आफ्टर सम टाइम T, हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन क्या रह जाती है, A नॉट माइनस X, क्योंकि X हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और A नॉट जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट है इनिशियली। सो ये हमारे पास शो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A नॉट माइनस X हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ A, एंड C नॉट माइनस X जो है हमारे पास कंसंट्रेशन शो कर रहा है रिएक्टेंट C का। इधर अब हमारे पास इस इक्वेशन में X जो है ये है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। A जो है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, C जो है ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C है। T जो है हमारे पास शो कर रहा है टाइम को, एंड K इज फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब हम इसको डिराइव करते हैं। अब हमारे पास A स्क्वायर आ गया। A स्क्वायर कैसे आ गया कि हमारे पास जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये जो है हमारे पास A और A सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, तो हमने इनको क्या कर लिया, A स्क्वायर लिख लिया। A एंड A स्क्वायर आर सेम थिंग, सो हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, इसको A स्क्वायर लिख लिया, दोनों कंसंट्रेशन के लिए कंबाइन लिख लिया। अब अगर A स्क्वायर है हमारे पास, तो इसका जो कंसंट्रेशन है A नॉट माइनस X वो भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, C का कंसंट्रेशन हमारे पास C नॉट माइनस X था। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो या हम ये भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास dt जो है इधर चला जाएगा, लाइक दिस वन, k डॉट dt, और ये जो टर्म है ये हमारे पास इधर डिवीजन में आ जाएगा, इक्वलिटी के दूसरे साइड पे, dx बाय A नॉट माइनस एक्स स्क्वायर C नॉट माइनस एक्स बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, हम इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो हमारे पास टर्म है, इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। वी कैन integrate this method by partial fraction method। अब partial fraction method क्या है कि हम ये वाला टर्म लेंगे 1 divided by a naught minus x square c naught minus x। ठीक है, ये वाला हमने टर्म लिया, इसको हमने partial fraction में चेंज कर लिया, तो ये क्या इक्वल हो गया, p डिवाइड बाय a नॉट माइनस x प्लस q डिवाइड बाय a नॉट माइनस x होल स्क्वायर प्लस r डिवाइड बाय c नॉट माइनस x। ये क्या है, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। इधर जो p q और r जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास है कांस्टेंट। ठीक है, इसको हमने कांस्टेंट ले लिया। अब अगेन हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म आपको नजर आ रहा है a नॉट माइनस एक्स स्क्वायर c नॉट माइनस x, इसको हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ 1। ठीक है, इधर हम ये टर्म जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो a नॉट माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो a नॉट माइनस एक्स के साथ कट जाएगा, तो ये एक रह जाएगा, a नॉट माइनस एक्स एक रह गया, स्क्वायर कट किया। c नॉट माइनस एक्स जो है ये एज इट इज ही आ जाएगा हमारे पास। फिर यही टर्म जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a नॉट माइनस एक्स स्क्वायर जो है स्क्वायर के साथ कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा c नॉट माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, c नॉट माइनस एक्स सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हियर इन दिस टर्म हम क्या करेंगे कि हमारे पास c नॉट माइनस एक्स जो है ये जो है कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा आपके पास ये टर्म, और इस टर्म को इस r के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के जरिए से ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गए। अब हम क्या करेंगे, वी विल इवेलुएट द वैल्यू ऑफ p q एंड r। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम जो है इवेलुएट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे p q और r जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज को। अच्छा,
इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए हम पहले क्या कंसिडर करेंगे कि जो टर्म है, बाकी टर्म जो है, ठीक है, इनको हम एलिमिनेट कर देंगे। फॉर एलिमिनेशन ऑफ दिस टर्म हम क्या करेंगे कि x जो है वो हमारे पास इक्वल है a0 के। x जो है ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, वो इक्वल है a0 के। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहां जहां पर x है उधर हम a0 पुट कर देंगे। इधर भी a0 आ जाएगा तो a0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये होल टर्म जो है आपके पास 0 हो जाएगी। फिर इधर हमारे पास जो है a0 आ जाएगा, ठीक है, इधर भी हमारे पास a0 आ जाएगा तो a0 कैंसिल हो जाएगा, ये होल टर्म भी 0 होगी। आपके पास बच गई सिर्फ ये वाली टर्म QC0 माइनस एक्स। अब ये QC0 माइनस एक्स जो आपके पास आ गया है, इसमें हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय डिवाइडिंग C0 माइनस A0 ऑन बोथ साइड। जब हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो ये वाला टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय C0 माइनस A0, और इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई Q की। नाउ वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। वैल्यू ऑफ R को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, P और जो Q है इसको एलिमिनेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि x को कंसिडर करेंगे कि इट विल बी इक्वल टू C0 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ C0, मतलब x की जगह हम C0 की वैल्यू पुट करेंगे। तो इधर हमारे पास C0 आ जाएगा, इधर C0 आ जाएगा, ये होल टर्म हम C0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होल टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। इधर भी C0 आ जाएगा, C0 कैंसिल हो गए, दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू 0। इधर भी हमारे पास C0 आ गया, तो आपके पास क्या बच गया, ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म आपके पास रह गया। इसमें अब हम अगेन R की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे कि A0 माइनस C0 होल स्क्वायर जो है हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे। इधर जब हम डिवाइड कर लेंगे तो A0 माइनस C0 जो है कैंसिल हो जाएगा डिवीजन के साथ, तो बच गया आपके पास R, और यहाँ पर आपके पास ये टर्म किस फॉर्म में आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय A0 माइनस C0 होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गई, वैल्यू R की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे P की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास हम वैल्यू फाइंड नहीं सॉरी, अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। किस चीज की, R की वैल्यू आ गई हमारे पास और Q की वैल्यू आ गई। तो हम P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। P की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास जो P प्लस R है वो इक्वल टू 0 है, तो P हमारे पास इक्वल हो गया माइनस R के। P प्लस R क्या है, इक्वल टू 0 है। P तो अगर हम इस R को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब P की क्या वैल्यू थी, P की वैल्यू हमारे पास माइनस R बन जाएगी। आपके पास जो R की वैल्यू आई ये वाली, इसको अगर हम नेगेटिव कर दें तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई C0 माइनस A0 होल स्क्वायर जो है P की वैल्यू बन जाएगी। अब हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई, P की भी आ गई, Q की भी आ गई और R की भी आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास थी स्टार्ट में, जिस पे हमने पार्शियल फ्रैक्शनल मेथड डिटरमाइन करना था, हम इसमें P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू पुट कर देंगे। P की वैल्यू क्या है, ये वाली है -1 डिवाइड बाई C0 माइनस A स्क्वायर, तो इधर हम क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, इधर जो है हम क्या करेंगे, P की जगह इसकी वैल्यू आ गई, इधर हमारे पास Q की जगह Q की वैल्यू आ गई, इधर हमारे पास R की जगह R की वैल्यू आ गई। हमारे पास टर्म क्या बन गया, ये। अब हम फर्दर क्या करेंगे कि जो है इनको हम पुट कर देंगे या कंपेयर करेंगे। जो स्टार्ट में हमारे पास इक्वेशन आया था आफ्टर रीअरेंजमेंट, इस इक्वेशन में जो है ये सारी वैल्यूज जो है उसको पुट कर देंगे, ठीक है। आफ्टर पुटिंग हम क्या करेंगे, इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे।
हमने ये मेथड किस लिए किया है, फॉर इंटीग्रेशन। तो अब हम क्या कर लेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सबको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के टी प्लस जेड। जेड क्या है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब ये जो टर्म आपके पास है, ये जो टर्म आपके पास है सी नॉट माइनस ए नॉट स्क्वेयर, ये आपके पास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा, इसलिए हम इंटीग्रेशन को कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। हर जगह पे इधर भी ये हमारे पास क्या है, जो भी आपके पास कांस्टेंट है सी नॉट माइनस ए नॉट, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे। और फिर हम क्या कर लेंगे, ये सब में कॉमन है तो हमने इसको कॉमन आउट कर लिया, ठीक है। सी नॉट माइनस ए नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता, हमने क्या कर लिया, इसको कॉमन ले लिया। बाकी अब आपके पास जो टर्म्स रह गए इस पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इस टर्म पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इसको मैं लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप लोग देख लें। इस पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एन ए नॉट माइनस एक्स, इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, सी नॉट माइनस ए नॉट डिवाइड बाय ए नॉट माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। इससे एक जो एक्स है वो इधर चला गया, ठीक है। इस पे हम अप्लाई करेंगे तो एल एन सी नॉट माइनस एक्स, ये के टी प्लस जेड। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास क्या टर्म ये बन गई। द वैल्यू ऑफ z कैन बी डिटरमाइन। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास कांस्टेंट आ गया है जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। हाउ वी विल डिटरमाइन इट्स वैल्यू बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है कि इनिशियली जब हमारे पास टाइम 0 था तो उस वक्त हमारे पास कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की जो थी वो 0 थी। तो हम क्या कर लेंगे, t जहां जहां पर t है उसको भी हम उधर भी हम 0 पुट कर देंगे और x जहां पर है उधर भी हम 0 पुट कर देंगे। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। लाइक इधर इस इक्वेशन में देखें, इधर हमने t की जगह 0 पुट कर दिया, तो 0 मल्टीप्लाई बाई k 0 हो गया, तो बच गया क्या, z। अब इधर हमारे पास जहां पर x है, लाइक इधर हमने क्या किया, 0 को मल्टीप्लाई किया, ये होल टर्म हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। इधर हमने क्या किया, 0 पुट किया, तो ये इक्वेशन कैसे बन गए, सी नॉट माइनस ए नॉट डिवाइड बाय ए नॉट, ठीक है। इधर हमने क्या किया, 0 को पुट किया तो क्या बच गया, एल एन सी नॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन आफ्टर पुटिंग द और अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, श्रिंक हो गई, इस फॉर्म में आ गई। ये क्या था, कांस्टेंट है एल एन ए नॉट प्लस सी नॉट माइनस ए नॉट डिवाइड बाय ए नॉट माइनस एल एन सी नॉट, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या है, z की वैल्यू आ गई। ये z की वैल्यू जो हमारे पास आ गई, अब हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में इधर z की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ये देखें z की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ये जो होल टर्म है, जो z की वैल्यू है, इसको इक्वालिटी के इस साइड पे ले आएंगे। जब इक्वालिटी के इस साइड पे हम लेके आएंगे तो जो जो प्लस में है वो सारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। इधर अगेन हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई सी नॉट माइनस ए नॉट होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये टर्म है, यहाँ पर भी ये टर्म है, तो इसको हमने कॉमन आउट कर लिया, ठीक है, इसको हमने कॉमन ले लिया। बाकी जो आपके पास टर्म्स हैं लाइक दिस वन एल एन ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है, ये है। फिर इसके साथ हमारे पास एल एन ए नॉट है, तो ये इधर आके माइनस हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस पे लॉग का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो माइनस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमने ए नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए नॉट लिख लिया। अब ये जो टर्म आपके पास है, ये टर्म आ गया, ये टर्म इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, नजर आ रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपस में ये क्या हो गए, ये कैंसिल हो सकते हैं। इधर ये हमारे पास प्लस एल एन सी नॉट है, ठीक है, ये इधर माइनस टर्म है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, और ये जो एल एन सी नॉट है ये इधर पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट में चला गया। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास होल टर्म आ गई, ठीक है। ये जो होल टर्म आ गई, इसमें अगेन
थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हम करेंगे, ठीक है। हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया इक्वेशन को। आफ्टर रीअरेंजमेंट हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में श्रिंक हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड टाइप का फाइनल इक्वेशन हमारे पास आया। इसके जरिए से हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है ऑफ इस टाइप के रिएक्शन की। लाइक इधर हमारे पास 2NO जो है वो रिएक्ट करते हैं 1 ऑक्सीजन के साथ और 2NO2 बनाते हैं। तो इधर हमारे पास क्या है, दो जो NO है, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है और इसकी कंसंट्रेशन चेंज है। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की एक एग्जांपल है। अच्छा, समरी में हमने क्या देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑफ यूनिटी। द रेट कांस्टेंट इज 1 divided by concentration square time, that is liter square per mole एंड पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट है किस चीज की, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है। ये इंटीग्रेटेड थर्ड इक्वेशन है और ये कुछ रेफरेंसेस हैं। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि जिसमें हमने स्टडी किया अबाउट द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स, जिसमें दो रिएक्टेंट जो है उनका कंसंट्रेशन सेम है व्हाइल द थर्ड वन हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।